ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन। तो ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्ट ऑफ एन अग्रीमेंट आर अनलॉफुल इन द फॉलोइंग केसेस। ये हमने 1 to 5 फॉलोइंग केसेस कौन से हैं जो अनलॉफुल होंगे, क्या होंगे, अगर ये सब होंगे फॉरबिडन बाय लॉ, अगर किसी लॉ ने डिनाई किया है, मना किया है, फॉरबिडन किया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल हो जाएगा उनका। किसी को डिफीट करने का प्रोविजन है, किसी कानून का हमको डिफीट करने का है, कानून कहता है कि इस पे कस्टम ड्यूटी लगनी चाहिए, कोई एग्रीमेंट ऐसा है कि कस्टम ड्यूटी बचाने का है, तो वो उसके अगेंस्ट में हो गया ना। प्रोविजन एनी डिफीट, किसी लॉ के प्रोविजन को डिफीट करना, तो भी वो इलीगली हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। और फिर हम क्या कहेंगे उसको, ठीक है, तो हम कहेंगे ये वो हमारा कंसिडरेशन अनलॉफुल है, तो कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा इनवैलिड हो जाएगा। ओके, मैं इसको एक ऑफ करता हूँ। चलिए, ओके, डन, ऑल डन। ओके, इफ इट इन्वॉल्व इम्प्लाइज इंजरी किसी पर्सन को, ये सब हमने स्लाइड हमने कल पढ़ा था, कल यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। पार्शियल इलीगलिटी, ठीक है, पार्शियल इलीगलिटी क्या होती है, पार्शियल वर्ड क्या उससे पता लगता है, कोई बताएगा? अनम्यूट में, इससे अनम्यूट करता हूँ आप सभी लोगों को, अनम्यूट। सर भेदभाव। हाँ, पार्शियलिटी कर, अच्छा सॉरी, मैंने आपने बिल्कुल सही कैच किया, भेदभाव मैंने शायद गलत बोल दिया, पार्शियलिटी बोल दिया। अगर सिर्फ पार्शियल वर्ड है तो पार्शियल वर्ड का मतलब क्या होता है? ठीक है, आपने सही बताया था, पार्शियलिटी मतलब भेदभाव हो गया, लेकिन पार्शियल होता है कुछ पोर्शन का। ठीक है, सेक्शन 24 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स दैट इफ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट्स और एनी वन और एनी पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ द सेवरल कंसिडरेशन, यानी कि किसी बहुत सारे में से एक या किसी एक का कुछ भी पार्ट, कंसिडरेशन फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। अनलॉफुल तो क्या होगा, अग्रीमेंट इज वॉइड, यानी कि आपका किसी में से एक भी अगर अनलॉफुल है तो वो कंसिडरेशन वॉइड हो जाएगा। ओके, क्लियर दैट? एग्जाम्पल, ए प्रॉमिस टू सर्विस द बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ बी, है ना, ए लाइसेंस मैन्युफैक्चर फॉर सम परमिसिबल केमिकल, यानी बी के पास एक परमिसिबल केमिकल लाइसेंस है, ए उसके बिहाफ पे काम करना चाहता है। एंड सम कॉन्ट्राबैंड आइटम, कॉन्ट्राबैंड आइटम है, कुछ ऐसे बैंड आइटम होंगे जो इसके पर्टिकुलर इसके रजिस्टर्ड होंगे। बी प्रॉमिस टू पे ए सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ, ठीक है, बी उनको क्या देना चाहता है, सैलरी देना चाहता है। द एग्रीमेंट इज वॉइड ऑब्जेक्ट ऑफ एज प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन फॉर बी प्रॉमिस इज बीइंग अ पार्ट ऑफ अनलॉफुल, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग या कोई ऐसे लाइसेंस लिखा है ना, देखो लाइसेंस को हाईलाइट किया गया है इन्होंने, लाइसेंस का मतलब होता है किसी मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस किसी एक पर्सन के पास है, उसके बिहाफ पे वो किसी और से काम नहीं कर सकता। तो इसमें काम करना नहीं है, लाइसेंस होना किसी और के पास, ये पार्शियल इलेगिलिटी में आ गया। ओके, अब यहाँ से हमारे साथ कौन जुड़ा था नया, अभी वेलकम कर लें, उनका स्वागत करें। भूल गया मैं कौन जुड़ा था, फेम, फेम जुड़े थे, फेम। ओके, फेम जुड़े हैं, ठीक है। तो अग्रीमेंट फॉर स्टिफिंग प्रोसिक्यूशन, ये सब हमने ये भी कल डिस्कस कर लिया था, आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर हमारी क्लास डेली लेट होती है यार, है ना, कंटिन्यू नहीं कर पाते हम। ये क्वेश्चंस हमने रखे थे, देखो, डिफाइन कंसीडरेशन को डिफाइन करना, डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ कंसीडरेशन, डू यू अग्री विद द व्यू, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इससे क्या अग्री करते हैं? यस ऑफ कोर्स, हमारा सेक्शन 25 तो कहता है नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसके सब सेक्शन में प्रोविजन है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो फिर हमें आगे बताने हैं, ऐसे आंसर इसको लिखना है। इन व्हाट केसेस अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन इज नॉट वैलिड, ठीक है, विदाउट कंसीडरेशन इज नॉट वैलिड, तो आपको सारे केसेस बताने हैं जहां पे विदाउट कंसीडरेशन इज नॉट वैलिड है, तो वहां पे आपको सारे केसेस एक्सप्लेन करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट को बताना है। डिस्कस द रूल दैट अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, ये कि स्ट्रेंजर्स टू कॉन्ट्रैक्ट वाला बताना है कि स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन, आर देयर एनी एक्सेप्शन इन दिस रूल? ओके, तो जो एक्सेप्शंस लिखे गए थे वो बताने हैं। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू बट स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन कैन स्यू, डू यू अग्री?
है ना, इसमें वो मोहतारी वाला जो केस स्टडी था वो उसको मेंशन करना है। ये उसका केस था चैम्पर्टी वाला, चैम्पर्टी ये वाला केस था, इसका एग्जांपल था। लिखा ना पॉइंट नंबर 3, कॉन्ट्रैक्ट इज नेचर ऑफ चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस का एग्जांपल है ये। ओके, वॉइड एग्रीमेंट कंटिन्यू। अच्छा, वॉइड एग्रीमेंट कौन कौन से होते हैं, अभी हमने पहले काफी इसका डिस्कस कर लिया है कि वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट कौन से होते हैं। तो अभी सबके आपके माइंड में आ गया होगा कि वॉइड एग्रीमेंट कौन से होते हैं जो वैलिड नहीं होते हैं। ठीक है, सबके माइंड में है, पता लग गया कि वॉइड कौन से होते हैं जो वैलिड नहीं होते हैं, वो वॉइड होते हैं। ठीक है, वॉइडेबल क्या होते हैं, वॉइडेबल वैलिड भी हो सकते हैं और वॉइड भी हो सकता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑन द पार्ट ऑफ जो अग्रीव्ड पार्टी है उस पर डिपेंड करता है, एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पे वो वॉइडेबल होता है, या तो वैलिड हो जाएगा अगर वो चुपचाप शांत रहा तो, नहीं तो फिर वो वॉइड भी हो सकता है। चलिए, वॉइड एग्रीमेंट्स बताइए कोई पर्सन यहाँ पे कि बताएं। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रेस्ट्रेंट लीगल प्रोसीडिंग्स। तो ये सारे एग्रीमेंट अगर होते हैं जैसे एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड है तो सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, वॉइड हो जाएंगे। वेजरिंग एग्रीमेंट्स भी क्या होते हैं, वॉइड होते हैं, है ना। इम्पॉसिबल एक्ट और रेस्टिट्यूशन, ये किसमें एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ठीक है, रेस्टिट्यूशन वगैरह। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, अब बताएंगे, ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें कि व्हाट इज कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, रूल्स रिगार्डिंग इन्फोर्समेंट ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंस बिटवीन अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट। तो ये आपने चैप्टर इसमें पढ़ना है, ब्लॉक 2 चल रहा है आपका। ओके, वॉइड एग्रीमेंट, अगेन वॉइड एग्रीमेंट सेक्शन 2G में डिफाइंड है, तो आप इस 2G को अच्छे से पढ़ लो। व्हाई व्हेन इश्यू सच एन एग्रीमेंट डज नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। इसको रीड करेंगे, प्लीज वेलकम, रेज योर हैंड्स एंड रीड दिस। वंश समझ में आया आपको वो भी कुछ? फिजा जी, फिजा जी, ओके, फिजा जी आप पढ़ाएं, मतलब बताएं, बोल सकते हैं, पढ़ाएं, रीड कीजिए प्लीज। Yes, sir. Void agreement. Section 2G of the Indian Contract Act define the void agreement as an agreement not enforceable by law. Some agreements are void ab initio, which means that they are unenforceable right from the time they are made. तो ये हमें बताना चाह रहा है कि एग्रीमेंट हम जो बनाते हैं, जो हम कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं करवा सकते, मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो कि वॉइड है, जिसको हम कोर्ट नहीं ले जा सकते, खिलाफ कोई फैसला या केस फाइल नहीं कर सकते हैं। और ऐसे एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से वॉइड ऑफ इनिशियो का मतलब होता है टिल देयर स्टार्टिंग, जब से वो हमें स्टार्ट हुआ था एग्रीमेंट बनना, तो तभी से वॉइड है, स्टार्टिंग से वो अनइन्फोर्सिएबल है। इसका एग्जांपल दे रखा है, यू लर्न दैट एन एग्रीमेंट विद द माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज वॉइड ऑफ इनिशियो। मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो आप किसी माइनर से 18 ईयर्स ओल्ड से कम वाले बच्चे के साथ करते हो कोई एग्रीमेंट, या फिर जो इंसान दिमागी हालत ठीक नहीं है, मेंटली कॉन्शियस नहीं है, वो भी वॉइड ऑफ इनिशियो होता है, स्टार्टिंग से वॉइड होता है। सच एग्रीमेंट डज नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। तो अगर आप ऐसे एग्रीमेंट करते हैं तो ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। वेरी थैंक यू, बहुत अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो यहाँ तक कोई सबको क्लियर भी हो गया होगा वॉइड एग्रीमेंट्स। ये देखिए, ठीक है, यह भी हमने साइड पढ़ा था ये भी, कि एग्रीमेंट हैव एक्सप्रेसली बीन डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जैसे अभी इन्होंने फिजा जी ने एक एग्जांपल दिया, इसमें से पॉइंट नंबर माइनर का है इसमें, सेक्शन इनकम 11 सेक्शन 1, सॉरी, अभी जो फिजा जी ने बताया वो पॉइंट नंबर 1 में कवर है। अभी फिजा जी ने एक बात बोली थी ना, फिजा जी ने अभी कौन सी बात बोली थी, फिजा जी ने बोली थी, हाँ, इनकम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो इसमें कवर है। पहला पॉइंट नंबर 1 में, अग्रीमेंट बाय और विद पर्सन इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इनकम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट मतलब उन पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वो वॉइड होगा। इनकम्पिटेंट में माइनर भी काउंट हो जाता है, आपका अनसाउंड माइंड भी काउंट हो जाता है, और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ये तीनों लोग इसमें काउंट हो जाते हैं, इनकम्पिटेंट के अंदर ही काउंट हो जाते हैं पॉइंट नंबर 1 में। ठीक है, वो एक एग्जाम्पल था। ओके, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आप ये स्लाइड हमने पहले भी पढ़ी है, इसलिए मैं इस पे स्टे कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। अब इसको कौन रीड करेगा आगे, वंस रीड करोगे आप? हम्म,
फिजा जी रीड करेंगे? वेलकम है फिजा जी, आप रीड कीजिए। Yes, sir. Agreement has expressly been declared void under various sections of the Indian Contract Act. First है, agreement by or with a person incompetent to contract. वो इंसान जो कि इनकम्पिटेंट है, जैसे मैंने अपने बताया सर अभी कि अनसाउंड माइंड है या फिर माइनर है या फिर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो void माना जाएगा। सेकंड है, एग्रीमेंट एंटर्ड थ्रू अ म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिटवीन द पार्टीज, मतलब दो पार्टीज के बीच में कोई मिस्टेक हुई, उसकी वजह से वो एग्रीमेंट बना। अब जब इसमें लिखा है कि मिस्टेक, और मिस्टेक तो वैसे ही वाइड होती है। थर्ड है, एग्रीमेंट ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ विच इज अनलॉफुल, मतलब कोई भी हम ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि इलीगल है, उसका कंसिडरेशन ठीक नहीं है, या फिर उसको ऑब्जेक्ट जो पर्पस है वो ही इलीगल है। एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर सरकार ने प्लास्टिक बैन कर रखी है, सरकार ने प्लास्टिक बैन कर रखी है और अभी हम लोग प्लास्टिक के ऊपर ही कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट इलीगल हो जाएगा। फोर्थ है, एग्रीमेंट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज पार्शियली अनलॉफुल, मतलब हमारा एग्रीमेंट का कुछ जो काम है, हाफ वर्क जो है वो अनलॉफुल है, हाफ ठीक है, तो ये पार्शियली डिवाइड हो जाता है। गुड जैसे गुड। हम कोई एक्स्ट्रा वर्क करते हैं और साथ में हम कोई इलीगल काम करते हैं, तो हमारे जो क्लॉसेस का अगर काम है वो हमारा, तो वो तो हमारा ठीक ही रहेगा, वो लॉफुल माना जाएगा, उससे जो कंसिडरेशन होगी। लेकिन जो अनलॉफुल वर्क होएगा हम उसको पार्शियली आउट कर सकते हैं। गुड गुड। एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, अगर कोई भी एग्रीमेंट हम बिना कंसिडरेशन के बनाते हैं, जैसे मान लीजिए वो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है लेकिन बदले में उसे पैसे मिल ही नहीं रहे, तो कंसिडरेशन है नहीं, इसलिए एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। सिक्स है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अगर आप किसी की मैरिज को रोकने के लिए, रिस्ट्रेंट करने के लिए कोई एग्रीमेंट बनाते हैं कि हम उसकी शादी रोक देंगे, शादी नहीं होने देंगे, तो वो भी वॉइड माना जाएगा, आप ऐसे नहीं कर सकते। सेवेंथ है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, तो अपना बिजनेस कर रहा, बिजनेस होने के लिए उसका बिजनेस बंद करवाना चाहते हैं, तो वो भी गलत है, वो भी एग्रीमेंट नहीं, हमारा वॉइड माना जाएगा। एट है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, तो कोई भी लीगल वर्क चल रहा है, जैसे अभी आपने कोई एग्जांपल दिया था आई थिंक कोई टैक्स के ऊपर, कि हम टैक्स पे करते हैं, लेकिन अगर हम उस टैक्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स को हम रोक रहे हैं, या फिर हमारी कोई कंपनी हम फॉर्म कर रहे हैं उसमें गलत डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं, तो ये भी एग्रीमेंट गलत माना जाएगा। नाइन्थ है, अनसर्टेन एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट जो अनसर्टेनिटी से बन जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने किसी से कहा मेरा पोर्ट्रेट मुझे बनवाना है और सडनली उस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो ये एक अनसर्टेनिटी हो जाती है, इसकी वजह से एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। टेंथ हमारा वेजरिंग एग्रीमेंट है, जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं लेकिन हम कह रहे हैं ये किसी अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है, अगर वो इवेंट होगा या नहीं होगा तो हम ये एग्रीमेंट करेंगे, तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट गलत है। 11th है, इम्पॉसिबल एग्रीमेंट, जो काम हो ही नहीं सकता, अब आपसे मैं कहती हूँ कि 4 तारे तोड़ के लाऊंगी, जो काम हो ही नहीं सकता, तो वो इम्पॉसिबल एग्रीमेंट में आ जाता है। गुड, ठीक है, बहुत अच्छा इन्होंने समझाया। ठीक है, आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये स्लाइड। यहाँ पे कुछ सेक्शन छूट रहे हैं, देखो सेक्शन 20 पॉइंट नंबर 2 लिखा है ना, पॉइंट नंबर 2 में सेक्शन 20 लिखा हुआ है। इससे पहले भी 4 सेक्शन है, 15, 16, 17, 18 है ना। वो 3 सेक्शन किस कौन से हैं मैं बता देता हूँ। सेक्शन 15, 16, 17, 18 है अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्सन और मिस रिप्रेजेंटेशन। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वॉइडेबल होते हैं। यहाँ पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, जब पहले भी हमने जब रीड किया था तो कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन किस में आते हैं, वॉइडेबल में आते हैं, लेकिन जो मिस्टेक होता है वो वॉइड हो जाता है। ठीक है, ओके। तो सेक्शन 15, 16, 17, 18 वो उसमें आ जाएंगे, और ये यहाँ पे 20 से काउंट किया गया है। 20, 23, 24, 25, 26, 27 ये सारे कॉन्ट्रैक्ट आपके क्या हैं, एक्सप्रेसली हैव बीन डिक्लेयर्ड वॉइड। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करते हैं तो वॉइड हो जाएगा, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा। ओके, थैंक यू आपने जिन्होंने रीड किया। अभी अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, अभी जैसे इन्होंने बता दिया, वैसे तो यहाँ पे सेक्शन 56 में इन्होंने अभी रीड किया होगा शायद, है ना। ये लिखा है इम्पॉसिबल अग्रीमेंट सेक्शन 56, तो वॉइड है, क्लियरली वॉइड ऑफ कोर्स। बट फिर हम इसको अगेन क्यों रीड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको अगेन हम समझने के लिए रीड किया था, शायद अब ये भी रीड करवाया होगा। डिस्कवर टू ट्रेजर बाय मैजिक एग्रीमेंट, ये सर कोई भी इम्पॉसिबल काम करने के लिए कोई एग्रीमेंट करते हैं कोई पार्टीज, तो वो वॉइड होंगे। ठीक है, फिर अग्रीमेंट हमने एक्सेप्शन ऑफ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो
जिनका पर्पस एक्चुअल में सेल परचेज या डिलीवरी नहीं होती है, सिर्फ किसी प्राइस को हाइक करना या कोई और पर्पस, उनका इंटेंशन क्लियर नहीं होता है ना। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, आपने शायद उसमें भी रीड किया है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होते हैं। लेकिन उनके ये एक्सेप्शन है, ये जो आप 4 पॉइंट पढ़ रहे हो ये उनके वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं काउंट होंगे, ये एक्सेप्शन है और ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे। ठीक है, ट्रांजेक्शन ऑफ सेल परचेज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज वैलिड होता है आपका। प्राइस कंपटीशन में अगर इस सेल का अगर प्रोसीड का कुछ प्राइस मिलता है, उनको प्राइस ऐसे मिलता है किसी भी पजल्स में, किसी स्कीम में, किसी जहाँ पे स्किल्स का यूज हो, बॉक्सिंग में या कैरम में, चेस में, लूडो में, तो वो यहाँ पे वैलिड है अग्रीमेंट। और ये क्या लिखा है, कंट्रीब्यूट टू प्राइस वैल्यू, अगर कोई अवार्ड विनर को मिलता है, हॉर्स रेस के केस में भी वैलिड है। हॉर्स रेस को अगर कोई विनर को ये कहते हैं कि आपको इतना परसेंट आप और आपको मिलेगा, आप अच्छा खेल करते हो, यहाँ पे इसका तो वैलिड है। और इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट में भी वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्योंकि इसमें क्या है, इवन द पेमेंट ऑफ मनी बाय द इंश्योरर में डिपेंड अपॉन द फ्यूचर अनसर्टेन, तो ये फ्यूचर अनसर्टेन पे होने के बावजूद भी ये वेजर सारे वेजर्स के बाहर है, तो इनको ये सारे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं और इनफोर्सेबल होते हैं। ओके, रेस्टिट्यूशंस का वर्ड भी हमने समझाया था कि रिस्टोर करना। अगर आपने कोई एडवांटेज बेनिफिट किसी ने, एक पार्टी ने लिया है और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो बेनिफिट या एडवांटेज या जो भी अब प्राइस लिया है उसको रीपे करना पड़ेगा, रिस्टोर करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं रिस्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं उसको हम, रेस्टिट्यूशन। ठीक है, इसको यहाँ तक किसी को डाउट अगर है तो इसको पढ़ सकते हैं आप। में 1 मिनट 10 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ इस पेज पे। रेस्टिट्यूशन क्या होता है, रेस्टिट्यूशन मीन्स रिटर्न और रिस्टोरेशन। ठीक है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, नाउ आई वेलकम। इनको कौन रीड करेंगे, साधना जी रीड करेंगे आज या? यस सर। हाँ, रीड कीजिए, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं। Continuous contract. A continuous contract is the contract to do or not to do something if some event. Collaboration to such contract does or does not happen. Section 31. For example, a contract to pay B rupees 10,000. If B's home is burned, this is a contract. कॉन्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब कॉन्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, वो किसी इवेंट पे डिपेंड होता है। जैसे एग्जांपल है कि ए बी को 10,000 रुपए पे करेगा जब उसका घर, सर इसका मीन क्या होता है? पॉइंट हो जाएगा, नहीं जल जाएगा अगर घर उसका। अच्छा हाँ, ए बी को 10,000 रुपए पे करेगा जब उसका घर जल जाएगा, अगर नहीं चला तो वो पैसे पे नहीं करेगा। ओके, हम आप म्यूट कर लीजिए, आप साधना जी म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया आपने रीड करा और बहुत अच्छा समझा भी दिया। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो फ्यूचर या इवेंट पे डिपेंड करते हैं, जो होने या ना होने की संभावना पर। ठीक है, बट किसी एक के हाथ में नहीं होना चाहिए, एट द प्रोमिसर के हाथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर जलना किसी एक के हाथ में नहीं होता है। तो एक्ट ऑफ गॉड वगैरह भी बोलते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, जैसे इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में होता है, लिखा होता है कि एक्ट ऑफ गॉड होना चाहिए, तो वहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। द फॉलोइंग आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल फीचर है और इंपॉर्टेंट है, इसको विद एग्जांपल भी लिखा है। और मैं किसी बढ़िया स्टूडेंट को वेलकम करना चाहता हूँ जो इसको रीड करे पूरा अच्छे से। कौन है, फिजा ही लग रही है मेरे को भी, तो कोई और? हाँ फिजा, बिल्कुल आप ही को हम वेलकम करेंगे, इसको पढ़ना है, एग्जाम्पल भी इसमें मेंशन है। Okay, sir. The following are the essential features of contingent contract. The performance of a contingent contract is made dependent upon the happening or non-happening of the event. अगर कोई भी हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वो किसी और काम के ऊपर डिपेंड करता है, एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई हमें शिप का एग्जांपल है कि एक शिप आ रही है, अगर मैं कहूंगी अगर वो शिप रास्ते में ही आते समय ही अगर वो डूब जाती है, तो मैं आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रखूंगी। ये डिपेंड करता है कि वो जो मैंने वर्क बोला है वो होता है या नहीं होता है। सेकंड है, द इवेंट ऑन विच द परफॉर्मेंस इज मेड टू डिपेंड इज एन इवेंट कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये उस काम पे डिपेंड करता है जो इवेंट उस चीज के कोलैटरल है। कोलैटरल
कोई भी बिजनेस है, जैसे मान लीजिए मुझे एक गन परचेज करनी है किसी को शूट करने के लिए, तो उसके साथ में मेरा कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि मैं उस एक शॉपकीपर के पास जाऊंगी जो गन सेल करता हो, तो वो मेरा काम क्या है कि मुझे शूट करना है, लेकिन कोलेटरल क्या है कि पहले मुझे वो परचेज करना है. It does not form part of the reciprocal promises which is constitute the contract. For example, where it agree to deliver 100 barrels of wheat and B agree to pay the price only afterwards. The contract is conditional contract and not contingent because the event on which B obligation is made to depend is a part of the promise itself and not a collateral event. ये बता रहे हैं कि अगर ए है वो मैं 100 बैग राइस के वेट के सेल करना चाहता है, बी बोलता है आप ये डिलीवर कर दीजिए, आपको पेमेंट कर दूंगा. तो ये कोई कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि ये तो सिंपल एग्रीमेंट है कि आप मुझे माल सेंड करेंगे, आपको पैसे दे दूंगी. ये किसी कोलेटरल इवेंट के ऊपर होने से डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. सिमिलर है वेयर ए प्रॉमिस टू पे बी रुपीज 10,000 इफ ही मैरी सी, इट इज नॉट अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट. ये भी कंटीजेंट नहीं हो क्योंकि ये किसी काम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, सिंपल एग्रीमेंट है कि आपको वो 10,000 रुपये तब देगा जब आप सी से मैरी कर लोगे. सिंपल है. थर्ड है द कंटीजेंट इवेंट शुड नॉट बी द मेयर विल बी प्रोमिसर. जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो प्रोमिसर की विल से नहीं होता है. जो प्रोमिसर चाहेगा, हमने एग्रीमेंट पढ़े थे कि हर काम जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो प्रोमिसर की विल से बनना चाहिए, लेकिन इसमें कंटीजेंट पे डिपेंड नहीं करता. फॉर इंस्टेंस इफ ए प्रॉमिस टू पे बी रुपीज 1,000 इफ ही सो चूजेस, it is not a contingent contract, however, where the event is within the promisor will but not merely his will. It may be a contingent contract. ये बताना चाह रहे हैं कि अगर वो कहता है उसको पे करेगा तो ये नॉर्मल कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन अगर वो ये कहता है कि कोई इवेंट अगर हमारे फ्यूचर में कंडक्ट होगा तो वो आपके साथ ये एग्रीमेंट कंटिन्यू रखेगा, ये हमारा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. ये भी प्रॉमिसर पे डिपेंड नहीं करता, ये इवेंट पे डिपेंड करता है, इसलिए कह रहे हैं कि प्रॉमिसर की विल से नहीं माना जाएगा. ओके, थैंक यू. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समझाया. ठीक है. एक मुस्कान जी, मुस्कान. ठीक है. तो बहुत अच्छा से इन्होंने समझाया. कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो फ्यूचर्स में डिपेंड करते हैं किसी हैपनिंग पे, मेड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग सम इवेंट. ठीक है. एक सेकेंड, यहाँ पे हम बात करेंगे मुस्कान जी से. मुस्कान जी आए हैं अभी. तो इसके अलावा किसी इस स्लाइड्स में किसी को कोई डाउट है अभी? मुस्कान जी माइक कनेक्ट नहीं किया मैं. हरिओम जी, मुस्कान जी को एक मैसेज लिखो कि वो माइक कनेक्ट करें अगर वो हैं तो, क्योंकि ना हमारी वॉइस उन तक पहुंच पाएगी ना उनकी वॉइस हमारे तक पहुंच पाएगी. हरिओम जी ने भी माइक डिस्कनेक्ट किया, शायद हरिओम जी को भी हमारी वॉइस नहीं पहुंचेगी. सो कोई और स्टूडेंट, साधना जी या फिजा जी, आप मुस्कान जी को मैसेज लिखें कि मुस्कान जी को एक ड्रॉप लिख दें, उनको डायरेक्ट मैसेज लिख दें कि वो माइक को ऑन करें, मतलब अपने उसको कनेक्ट कर लें. चलिए ठीक है. तो हमने ये, आपने बहुत अच्छा इन्होंने समझाया दिया. बहुत इससे ज्यादा मैं नहीं समझ सकता कि कोई इससे बेस्ट तरीका हो सकता है. मैं अब इसको और ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता. ठीक है. इन्होंने ऑलमोस्ट सब चीज कवर कर लिया. रीड ही नहीं किया इसको, आपको अच्छे से समझा भी दिया कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो इसके विल पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो उसके साथ मैरी करेगा तो उसके मैरी उस पर डिपेंड कर गया ना. तो ऐसे ही आपने सेकंड पॉइंट भी देखा होगा कि ही चूज, और उसके चूज करने पे ही अगर मान लो मेरे ऊपर ही डिपेंड करता है ये कोई काम, तो फिर वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ? कंटीजेंट तो किसी और इवेंट पे होना चाहिए, किसी के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पर. ओके. तो ये आपके कुछ फीचर्स थे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के. रूल्स रिगार्डिंग इन्फोर्समेंट ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये कुछ अब और ज्यादा थोड़ा हम सीरियसली कर रहे हैं. अभी तक इन्होंने ये नहीं किया है. हरिओम जी, इनको मुस्कान जी को डायरेक्ट लिखिए, डीएम लिख दीजिए यहीं पर कि ये माइक को कनेक्ट कर लें. ठीक है. अगर कनेक्ट करते हैं तो ही इनको बेनिफिट मिलेगा, मतलब वॉइस आएगी और हम इनसे बात कनेक्ट कर पाएंगे. तो अब ये आपने देखना है रूल्स रिगार्डिंग इन्फोर्समेंट ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये सेक्शन 32 से 36 तक है. ओके. ओके, थैंक यू. ओके जी.
फेम फेम फेम, ओके वेलकम। हम इनको फेम जी को बुलाते हैं, फेम। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अपॉन क्या है, हैपनिंग फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, यानी इवेंट भी कैसा होना चाहिए, अनसर्टेन होना चाहिए, कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय, ओके। मुस्कान जी ने हैंड रेज किया है, तो रीड करेंगे आप इसको, मुस्कान जी। अच्छा, मुस्कान जी आपने हैंड रेज किया है, मुस्कान जी ने हैंड रेज कर लिया, वाह। फेम जी ने हैंड रेज नहीं किया ना। फेम जी आप रीड कीजिए इसको, ठीक है, आपका वेट कर रहे थे हम। फेम, रीड दिस रूल्स रिगार्डिंग इन्फोर्समेंट ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सुन पा रहे हो फेम आप? अच्छा, आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। मुस्कान जी ने हैंड रेज क्यों किया? उनको ना हमारी वॉइस आ रही है, ना वो कुछ बोल पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं। तो आपको बस स्लाइड स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो आपके पास बुक भी है, आप वहां से पढ़ सकते हो। अगर आपको जस्ट स्लाइड चाहिए तो बुक का ही कंटेंट है, आपके बुक का ही मटेरियल मैं यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ, और बुक के ही इंपॉर्टेंट जो चीज कंटेंट को ही कोशिश करता हूँ। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे या जो भी आपके असाइनमेंट के पास्ट ईयर क्वेश्चंस होंगे, हम उनको यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब मैंने उनकी एक स्लाइड अलग से पीपीटी वगैरह और अलग से एक पूरा पीडीएफ बनाया है, ताकि वो एक सिलेबस होने के बाद करने में बेटर रहता है, ताकि एक बार हम स्टडी सिलेबस को कर लें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करने का रहता है। नहीं तो फिर समझ में ही नहीं आता, ऐसा लगता है क्या आ गया। मुस्कान जी ने अभी तक नहीं किया ना कनेक्ट, लेट्स सी क्या होता है। चलिए मैं रीड करता हूँ, ठीक है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करते हैं, यानी कि अगर मान लो पता ही है कि ये होना ही होना है, तो फिर वो कंटीजेंट क्यों होंगे? सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको सिंपल समझाऊं कि कल कोई काम या परसों कोई काम होना ही होना होता है, वो तो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में काउंट हो जाएगा। वो जो काम अगर होना ही सर्टेन कोई इवेंट है, ठीक है, तो वो तो हो ही जाएगा। मान लो कोई दिन अगर आएगा, तो यानी संडे को न्यू ईयर पे, है ना, 2023 के न्यू ईयर पे मैं आपको इतना अमाउंट दूंगा, तो 2023 तो आना ही आना है, सर्टेन है। और उस न्यू ईयर भी आएगा, तो ऐसे कुछ सर्टेन इवेंट को नहीं कहते, अनसर्टेन को कहते हैं, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट को। इन्फोर्स बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल द इवेंट हैज हैपेंड, या फिर ना होने, होना या ना होना पे, एंड इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। अच्छा, अगर कॉन्ट्रैक्ट ये होता है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अगर इम्पॉसिबल होते हैं तो, अगर इम्पॉसिबल, अभी सेक्शन 56 पढ़ के आए हैं आप, बोल कुछ आप बोल तो पाएंगे ना? आधे तो होस्ट ही हैं, बोलिए, सेक्शन 56 अभी तो पढ़ा था। माइक कनेक्ट नहीं हो रहा है, मुस्कान जी। अच्छा, मुस्कान जी ने यस लिखा सर, है पढ़ा माइक। है अभी। हाँ, आप फिजा जी बताएंगे? हाँ इन जी सर, मुस्कान रीड जी, करो स्टार्टिंग से। हाँ जी, हाँ रीड रीड कीजिए। करो स्टार्टिंग। हाँ रीड कीजिए, रीड मतलब हाँ बताइए, आपने तो बहुत अच्छा पढ़ा था, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था। देखो, अगर मैं ऐसे रीड करना चाहता हूँ कि जैसे इसमें लिखा है कि इफ द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, अगर इम्पॉसिबल होगा तो 56 दिमाग में आना चाहिए, अगर मेंशन करोगे नहीं भी करोगे तो आपके माइंड में आना चाहिए सेक्शन 56 में वॉइड हो जाएगा। फिर भी उन्होंने यहाँ लिखा है सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, तो सेक्शन 32 में बताते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कंटीजेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो बाद में इम्पॉसिबल हो जाएगा। माइक ऑप्शन नहीं है, मुस्कान जी का मैसेज है, माइक ऑप्शन नहीं है। मैं क्या बोलूँ आपको, यहाँ पे राइटिंग करके दिखाऊं क्या? हम्म, मुस्कान जी, कांट 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 कांट। चलिए मुस्कान जी रेड कर लेंगे अभी, ज्वाइन ऑडियो। बहुत बढ़िया, चलिए थैंक यू। हाँ फेमी जी, फिजा जी, बहुत बढ़िया हेल्प कर रही है ये।
बहुत बढ़िया। देखो बहुत आप सब स्टूडेंट एक अच्छे बैच के हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज। ठीक है, इसको हाँ फिजा जी आ जाइए, इसको अब ये वाली स्लाइड को भी हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं, क्लास भी ओवर करने का टाइम हो गया है। आप सब बहुत, सबका टाइम इंपॉर्टेंट है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। Yes, sir. ओके First, a contract is contingent upon the happening of a future uncertain event, cannot be enforced by law unless and until the event has happened. अगर हम कोई कहते हैं फ्यूचर में एक अनसर्टेन इवेंट है, तो ये मैंने शिप का एग्जांपल लिया था। हम लोग एक बिजनेस कर रहे हैं जिसमें हमारा माल इंपोर्ट होके आएगा शिप से। अगर मैं कहती हूँ शिप जो है अगर ये हमारे पोर्ट तक आ जाती है और तो मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर पाऊंगी। मेरा जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शिप के आने पर डिपेंड करता है। अगर शिप आ जाती है तो हमारा जो इवेंट है वो हैपन हो जाएगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहेगा। एंड इफ द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, अब मान लीजिए हमारा जो इवेंट था वही इम्पॉसिबल हो गया, शिप वहां से आई नहीं या फिर रास्ते में ही वो डूब गई, तो ये हमारा वॉइड हो जाएगा, फिर हम ये कॉन्ट्रैक्ट आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि जो इवेंट हमने कहा पे हैपन होना चाहिए वो हुआ ही नहीं। सेकंड है कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन फ्यूचर इवेंट। जैसे मैंने कहा शिप जो है वो आनी चाहिए तो मैं करूंगी, आपके साथ हैपन होगा तो मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रखूंगी। अब मैं आपसे कहती हूँ जो इवेंट है वो नॉन हैपन हो, तो शिप यहाँ तक पहुंच ही ना पाए, या तो वहां से आए ना हम डूब जाए, तो हम कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा डिपेंड करता है, क्योंकि नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट can be enforced when the happening of the event becomes impossible and not before. Section 33 में हमें इसकी definition given है. For example, A agree to pay B a sum of money if a certain ship does not return. The ship is sunk. The contract can be enforced when the ship is sunk. तो ये बता रहे हैं कि हमारा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ये है कि शिप जो होती है संक में डूब जाती है अगर रास्ते में, तो वो आपको सर्टेन जिसका उन्होंने डिसाइड करा है वो आपको पे कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो ऐसा हो जाएगा काम तो हम आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको हम इन्फोर्स भी करवा सकते हैं। थर्ड है if a contract is contingent upon as to how person will act at an unspecified time, the event shall be considered to become impossible when such person does anything which rendered it impossible that he should so act within any definite time or otherwise than under further contingency. चलिए अगर हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफाइड टाइम गिवन होता है कि हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट इज विद इन द टाइम में आपको दिया, वो आपको 24 घंटे के अंदर ये काम करना है, अगर ये हो जाएगा तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करूंगी। लेकिन अगर टाइम कोई स्पेसिफाइड नहीं है तो जो भी रिलायबल टाइम होगा, जैसे अगर हम कोई पेरिशेबल नेचर के गुड्स हैं हम वो ऑर्डर करते हैं तो वो जल्दी खराब हो जाएंगे, तो हमें ध्यान रखना चाहिए विद इन 24 आवर्स वो हमारे गुड्स पहुंच जाने चाहिए। तो टाइम पे स्पेसिफाइड हो या ना हो तो हम रीजनेबल टाइम पे अपना कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो इम्पॉसिबल मानेंगे। चलिए थैंक यू। चलिए मुस्कान जी नहीं सुन नहीं पाए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे किसी कोई डाउट है तो आप चैट में लिख सकते हैं, वैसे तो डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत अच्छा एक्सप्लेन इन्होंने किया है। कंडीशन ये आगे भी हमें, लेकिन हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। अभी हम क्लास यहाँ पे ओवर करेंगे और फिर हम कल टाइम से जुड़ेंगे डेली, जैसे हम करते हैं 8:30 पे ही। अब हम कोशिश करें एग्जैक्ट टाइम पे हम इसको क्लास को कर लें, ठीक है। कोई किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछना है इस रिगार्डिंग ये क्लास शेड्यूल से रिलेटेड? चलिए ठीक है, तो आप सब कल टाइम से जुड़ें और फिर हम इसको ऐसे इसी वे में क्लास चलेगी। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि आप सब पार्टिसिपेट, मोर देन इसमें एक क्लास के अंदर कम से कम 4 या 5 लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं ना, तो ये एक सेटिस्फैक्टरी होता है काफी सारे स्टूडेंट का कि सबको समझ में आ रहा है लॉ। ये जो लॉ है, बिजनेस लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी सिलेबस कराया जा रहा है, तो एटलीस्ट हाफ एन एक पोर्शन होता है ना कि 50-40 कितना कवर अप है, तो 40% स्टूडेंट भी अगर इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसमें कि बाकी 60% भी उसको समझ रहे होंगे क्लास। चलिए लेट्स अब हम इस क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू आप सबका। आप कल दोबारा से क्लास में ज्वाइन कीजिए।